हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 तथा I3 के मान की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखो ये परिपथ दिया हुआ है और हमें ये तीनों धाराओं के मान बताने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं किरचॉफ किरचॉफ के द्वितीय नियम किरचॉफ के द्वितीय नियम या उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टा के नियम से वोल्टता के नियम वोल्टा के नियम से किसी बंद लूप के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। और देखो किरचॉफ का एक धारा विभाजन नियम भी होता है। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, नोड आता है, वहां पर धारा विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विभाजन स्थल अगर हम देखें तो I1 धारा निकल रही है और I1 धारा हम देख पा रहे हैं I2 व I3 में विभाजित हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं हम। देखो यहाँ पे I1 आई और फिर ये दो धाराओं I2 और I3 में बट गई। ठीक है, तो अब इस सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो पहले तो हम देखो धारा विभाजन नियम से क्या लिख सकते हैं, धारा विभाजन नियम से विभाजन स्थल पर धारा विभाजित हो जाएगी। यानी I1 जो है, जो आने वाली धारा है स्थल C पर, वो दोनों जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी। यानी I2 प्लस में I3, इसको समीकरण 1 बोल लिया हमने। फिर देखो हम यहाँ पे दो लूप ले लेते हैं, ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। अब पहले लूप में हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ का वोल्टा का नियम लगा लेते हैं। तो देखो लूप एक में वोल्टा के नियम से वोल्टा के नियम से तो अगर लूप एक में हम वोल्टा का नियम लगा रहे हैं तो यहाँ पर देखो जिस तरफ धारा बह रही है, धारा सदैव धन से ऋण की ओर बहती है, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सही है। फिर देखो हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं पूरा। तो पहले तो मान लो I2 धारा है जो कि 2 ओम प्रतिरोध में जा रही है और यहाँ पे हम सदैव जो आगे वाला चिन्ह है उसका प्रयोग करते हैं। तो धारा देखो आगे यहाँ पे पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस आ रहा है, तो आगे वाला चिन्ह माइनस है ना, तो पहले क्या आ जाएगा माइनस का, फिर विभव लिखना पड़ेगा। तो V बराबर IR होता है, तो धारा I2 है और प्रतिरोध 2 ओम है, तो 2I2 हो गया। सही है। फिर देखो आगे चले तो हमारे पास ये सेल आ गया और इसके आगे वाला चिन्ह प्लस का है ना, तो यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, 2 वोल्ट। ठीक है। फिर देखो आगे हम चले तो यहाँ पर धारा जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 4I1 आ जाएगा। और पूरे लूप में हमने एक चक्कर निकाल लिया तो ये 0 के बराबर आएगा। सही है। तो यहाँ पे हम उस तरफ ले जाएंगे तो 2I2 प्लस में 4I1, इसका जो मान है 2 के बराबर आएगा। यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, I2 प्लस में 2I1, यहाँ से 2 बनिश लेके हमने विभाजित कर दिया तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। इसको हमने समीकरण 2 बोल दिया। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर I1 I2 का एक समीकरण आ गया। हमें क्या करना है, एक समीकरण I3 में भी चाहिए ताकि हम समीकरण 1 और 2 को हल कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो लूप 2 में वोल्टा के नियम से लूप 2 में वोल्टता के नियम से लूप 2 में भी हम वोल्टा का नियम लगा देते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। सही है। तो अब चलते हैं, पहले I3 धारा 3 ओम के प्रतिरोध में से बह रही है और आगे वाला चिन्ह माइनस का है ना, तो माइनस का 3I3 आ जाएगा। सही है। फिर हम घूमे यहाँ पर और फिर 2 ओम का प्रतिरोध आया और आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना अब जिस हिसाब से धारा बह रही है उस हिसाब से चिन्ह लगाया हमने, तो आगे वाला चिन्ह प्लस का है ना, तो 2I2 आएगा, प्लस का 2I2 आ गया। सही है। फिर देखो यहाँ पे बैटरी तो हमने ली नहीं, पहले बैटरी का लिखा जाएगा, तो माफ़ कीजिएगा यहाँ पे पहले बैटरी बैटरी नहीं, माफ़ कीजिएगा सेल है, तो आगे वाला चिन्ह प्लस का है ना, तो प्लस का पहले 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद ये प्रतिरोध 2 ओम वाला लिखा जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2I2 बराबर में क्या आ गया, बराबर में हमारा आएगा 0, क्योंकि हमने पूरा एक चक्कर निकाल लिया। सही है। कैसे घूमे हम, इस प्रकार से घूमे।
तो अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो 2i2 माइनस में 3i3 बराबर में क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया ना, सही है। तो ये मान बन चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर i3 को गायब कर देते हैं। i3 को कैसे गायब करेंगे, देखो यहाँ से i3 का मान हम क्या निकाल सकते हैं, i1 माइनस में i2, ये मान निकाल सकते हैं। तो ये मान उठा करके यहाँ पे रख दिया। 2i2 माइनस में 3 गुणा i3 की जगह क्या लिख सकते हैं, i1 माइनस i2 बराबर में माइनस का 1 आ गया। तो 2i2 फिर देखो माइनस में 3i1 प्लस में क्या हो जाएगा 3i2 बराबर में माइनस का 1। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आगे, 2i2 और 3i2 हो गया 5i2 माइनस में 3i1 बराबर में क्या आ रहा है, बराबर में आ रहा है हमारे पास माइनस का 1। तो इसको बोल लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को हल कर लेते हैं। यहाँ से i1 और i2 हमारे पास दो चर हैं। तो i2 का मान देखो समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में 2i1, ये उठा करके रख देते हैं यहाँ पे। तो देखो 5 गुणा में 1 माइनस 2i1, सही है। फिर देखो माइनस में 3i1 बराबर में माइनस 1। तो अंदर गुणा किया, 5 माइनस में 10i1 माइनस में 3i1 बराबर में माइनस का 1 आ गया, सही है। तो अब देखो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा और ये उस तरफ जाके 13i1 बन जाएगा। यानी i1 का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, 6/13 एम्पियर। ये मान बन गया हमारा i1 का। तो ये तो अभी हमारे पास i1 का मान आया है। अब i2 का मान निकाल लेते हैं। i2 क्या आया था, देखो i2 हमने लिखा था 1 माइनस 2i1। तो 1 माइनस में 2 गुणा i1 का मान रख देते हैं 6/13। तो ये कितना बनेगा, 13 माइनस में 2 गुणा 6 यानी कि 12/13। तो ये बन जाएगा हमारा 1/13 एम्पियर। ये आ गया i2 का मान। अब इसी प्रकार i3 का मान हमने क्या लिखा था, देखो शुरू में यहाँ पर i3 का मान लिखा था i1 माइनस i2। तो देखो i1 का मान है 6/13 एम्पियर, ठीक है। तो 6/13 माइनस में i2 का जो मान है वो कितना है, 1/13। तो ये कितना बन जाएगा, 5/13 एम्पियर। तो i1 i2 व i3 के मान हमने निकाल लिए। देखो i1 का मान जो है वो तो बना है 6/13 एम्पियर, i2 का मान बना है 1/13 एम्पियर और i3 का मान बना है 5/13 एम्पियर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।